जब हम महान सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? बड़े बड़े राजा, शानदार महल, ताकतवर सेनाएं, है ना? पर क्या हो अगर एक ऐसी भी एडवांस सभ्यता थी जो इन सब के बिना 700 सालों तक फली फूली? आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के इसी फैसिनेटिंग रहस्य के बारे में। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के किनारे बसे हुए शहर, और इन शहरों में लगभग हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था। और इस सब जुड़ा था एक बेहतरीन म्युनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम से। मतलब ये एक ऐसी सुविधा थी जो दुनिया के कई हिस्सों में, आप सोचिए, मॉडर्न एरा तक देखने को नहीं मिली थी। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है। इतनी कमाल की अर्बन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद एक बहुत ही जरूरी चीज गायब है, और वो है एक शासक का कोई भी साफ साफ निशान। कोई राजा नहीं, कोई सम्राट नहीं, कोई फैरो नहीं। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझने के लिए कि हड़प्पा सभ्यता इतनी अलग, इतनी यूनिक क्यों है, हमें ये देखना होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां क्या नहीं मिला। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी जगहों को देखिए, वहां पावर का दिखावा हर जगह था। बड़े बड़े महल, पिरामिड जैसे शाही मकबरे और देवताओं और राजाओं की विशाल मूर्तियां। अब दूसरी तरफ देखिए, हड़प्पा के शहर। यहां क्या मिलता है? साधारण से पब्लिक हॉल्स तो हैं, लेकिन राजाओं के रहने के लिए कोई ग्रैंड पैलेस नहीं। और ये बात बहुत मायने रखती है। देखिए, उस जमाने में शासकों को अक्सर बहुत आलीशान मकबरों में दफनाया जाता था, ताकि उनकी शक्ति, उनका रुतबा मरने के बाद भी कायम रहे। हड़प्पा में इस तरह के स्मारकों का न मिलना एक बिल्कुल अलग सोशल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी एक व्यक्ति को, किसी शासक को इस तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था। तो कोई राजा नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सेनाओं का क्या? और यहीं पर यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग 700 साल से भी ज्यादा समय तक बिना किसी बड़े युद्ध के रहे। जब हम सबूतों को देखते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो हैरान करने वाली है। वहां मिलिट्री जीत का जश्न मनाता हुआ कोई स्मारक नहीं है। इमारतों पर किसी घेराबंदी या लड़ाई झगड़े के कोई निशान नहीं है। जो कंकाल मिले हैं उनकी जांच से भी किसी बड़ी हिंसा का कोई सबूत नहीं मिलता। और शायद सबसे बड़ा सुराग, बहुत ही कम ऐसे हथियार मिले हैं जो खास तौर पर लड़ने के लिए, जंग के लिए बनाए गए हों। और ये छोटी सी बात उनकी प्रायोरिटीज के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनके शहरों के जो गेट थे वो मिलिट्री डिफेंस के हिसाब से नहीं बने थे। वो तंग थे, उनमें कोई ऐसे मोड़ नहीं थे जो हमला करने वालों को फंसा सकें। वो बनाए गए थे व्यापार के लिए, सामान से लदी बैलगाड़ियों के आने जाने के लिए, और शायद उन पर टैक्स वसूलने के लिए। मतलब ये एक ऐसा समाज था जिसका फोकस कॉमर्स पर था, कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है ना? एक इतना कॉम्प्लेक्स अर्बन समाज बिना किसी सरकार या सेना के आखिर चल कैसे रहा था? इसका जवाब शायद उन लोगों के पास है जो वो बैलगाड़ियां चला रहे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने रखी है कि हड़प्पा का समाज मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर से चलता था। अच्छा, इस मॉडल को समझने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मतलब वो बड़ी बड़ी चीजें जिनकी एक शहर को जरूरत होती है, जैसे वो कमाल के ड्रेनेज सिस्टम्स, सड़कें और शहर की दीवारें। आमतौर पर कोई राजा या सरकार ये सब बनवाती है, लेकिन हड़प्पा में कहानी कुछ और थी। तो थ्योरी कुछ इस तरह से काम करती है। देखिए, उस समाज में व्यापारियों के शक्तिशाली परिवार या क्लैन उभरे जो दूर दूर तक व्यापार करने में माहिर थे। अब जाहिर है इन क्लैन्स का अपने शहर की तरक्की में सीधा सीधा फायदा था। बेहतर सड़कें और सुरक्षित दीवारें उनके अपने बिजनेस के लिए ही अच्छी थीं। तो उन्होंने अपनी मर्जी से इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, और जो समाज में व्यवस्था थी वो मिलिट्री फोर्स से नहीं बल्कि व्यापारिक समझौतों, गिल्ड्स और सोशल स्टेटस के जरिए बनी रहती थी। ये एक तरह की, कह सकते हैं, वॉलंटरी गवर्नमेंट थी जो आपसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर चल रही थी। ये थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या इसका कोई ठोस सबूत है? जी हां, बिल्कुल है। और सबूत छिपा है धातु में। धातुओं की साइंटिफिक एनालिसिस से 3 बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, तांबे और कांसे जैसी धातु तक सबकी पहुंच थी, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राजा या एलीट क्लास इन जरूरी मटेरियल्स पर कब्जा करके नहीं बैठा था। दूसरी बात, एनालिसिस से पता चलता है कि धातु कई अलग अलग जगहों से आ रही थी। ये एक विशाल डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेड नेटवर्क की ओर इशारा करता है, ना कि किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरफ। और तीसरी और सबसे मजेदार बात,
हड़प्पा की एक खास केमिकल सिग्नेचर वाली तांबा मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों में भी मिला है। ये बात साबित करती है कि ये व्यापारी परिवार वाकई में बहुत इन्फ्लुएंशियल और वेल कनेक्टेड थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अनोखी स्टेटलेस सिविलाइजेशन यहीं पर क्यों फली फूली, कहीं और क्यों नहीं? लगता है इसका जवाब वहां के एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में छुपा है। हड़प्पा के इलाके में कुछ यूनिक एडवांटेजेस थे। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी और तांबा और लकड़ी जैसे रॉ मटेरियल्स भी आसानी से मिल जाते थे। और सबसे जरूरी बात, बैलगाड़ी के रूप में एक एफिशिएंट लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पहले ही डेवलप हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि व्यापार इतनी तेजी से फैला कि पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से संसाधनों पर लड़ाई झगड़े शुरू ही नहीं हो पाए, जो कि इतिहास में अक्सर स्टेट बनने की एक बड़ी वजह होती है। तो ये सारी बातें हमें इतिहास की बड़ी तस्वीर के बारे में क्या सिखाती हैं? इस सोर्स के लेखक थॉमस जे थॉमसन का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। वो कहते हैं कि इतिहास में राज्य की जो महान भूमिका रही है वो हमारी दुनिया के प्राकृतिक इतिहास की कुछ खासियतों पर ही पूरी तरह से निर्भर थी, और ये एक बहुत ही आकस्मिक घटना रही है। मतलब उनका तर्क ये है कि जिसे हम मानव समाज के लिए एक नेचुरल और इनएविटेबल चीज मानते हैं, यानी स्टेट का होना, वो असल में कुछ खास जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंडीशंस का नतीजा था। ऐसा होना तय नहीं था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। हड़प्पा के लोगों ने यह साबित कर दिया कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स शहरी समाज बनाना मुमकिन है जो व्यापार और आपसी सहयोग पर चले, न कि किसी एक सेंट्रलाइज्ड पावर और मिलिट्री फोर्स पर। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और वो रास्ता 700 सालों तक काम करता रहा। तो ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छुड़ जाता है। अगर मानव इतिहास में स्टेट का बनना ही एकमात्र रास्ता नहीं था, तो ये हमारे अपने समाजों, हमारे आज और हमारे भविष्य के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। और शायद यही हड़प्पा का सबसे बड़ा रहस्य है।